हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including human, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो क्या कह रहे थे, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 में ये पढ़ रखा है कि जो फूड है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स, ये सारे और विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, ये सब फूड के कंपोनेंट्स हैं। ठीक, और ये जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, इनको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सबको इन न्यूट्रिएंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने इन न्यूट्रिएंट्स को खुद ही सिंथेसिस कर लेते हैं, यानी खुद ही बना लेते हैं। लेकिन एनिमल के साथ ह्यूमन ये काम खुद नहीं कर पाते, यानी कि जो प्लांट्स है वो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद बनाते हैं, और जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद ना बना करके दूसरे के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स किससे खाते हैं? ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो ह्यूमंस और एनिमल्स है, ये न्यूट्रिएंट्स किन से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, या तो फिर ये प्लांट्स को खा जाते हैं, और एनिमल जो होते हैं वो प्लांट्स को खा जाते हैं, जिनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर आ जाता है। जैसे कि हम लोग सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जी, तो ये सब क्या, इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इनको जब हम लोग खाते हैं तो इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग, ह्यूमंस और एनिमल्स, ये सब किस में डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। फ्रेंड्स, ये जो थोड़ा सा स्टोरी थी तो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि जो न्यूट्रिशंस होता है प्लांट में उसके क्या क्या मोड हैं। तो पढ़ते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. The raw materials are present in their surrounding. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self, troph मतलब कि nourishment, nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Hetero means other. Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only a certain parts. How do plants obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to the फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रॉ मटेरियल से अपना खुद का क्या खाना बना लेते हैं, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। तो इन रॉ मटेरियल से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बना लेते हैं। और ये खाना कैसे बनाते हैं? मतलब कि ये न्यूट्रिशंस बना लेते हैं, यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को मिला करके क्या है, न्यूट्रिशन बना लेते हैं। और न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है जो कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो उनकी बॉडी है वो क्या अपनी बॉडी को यूटिलाइज कर सके। यूटिलाइज करने का मतलब न्यूट्रिशन ले और अपनी बॉडी का पूरा इस्तेमाल कर सके, उसके अंदर की जितनी भी एनर्जी है वो सब क्या अपना काम करने में पूरा यूटिलाइज कर दे। काम क्या? शिकार करने में, ठीक,
खाना ढूंढने में जंगलों में प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स शिकार नहीं करते, मतलब कि प्लांट्स सनलाइट लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें अपनी पूरी एनर्जी को क्या यूटिलाइज कर देते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो जो ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिशंस खुद बना लेते हैं। और एनिमल्स और ह्यूमंस की तरीके जो दूसरों से न्यूट्रिशंस लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ्स भी हम लोग उनको कह देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Leaves are the food factories of plants. Therefore, all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by a guard cells such as are called stomata. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches, and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of material in plants in chapter 7. The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaf to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesis food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Can you imagine life on earth is the absence of photosynthesis? In the above absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves, in the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in the equation. तो फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं इसमें, ये कहा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो कि एक फूड मेकिंग प्रोसेस है किनमें, प्लांट्स में। तो इनमें क्या होता है, देखिए प्लांट्स का अगर हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या क्या होती है, जो कि हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो उसमें होता है स्टेम, उसकी कुछ ब्रांचेस, और उसमें होती थी बड, और उसमें होती हैं लीव्स, रूट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि जो लीव होती हैं यानी कि जो पत्तियां होती हैं किसकी, प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो क्या कहलाई जाती हैं, वो कहलाई जाती हैं उसकी फैक्ट्री ऑफ फूड। यानी कि जो प्लांट्स का पूरा खाना जो बनाता है वो बनाती है उसकी लीव्स। यानी प्लांट्स में जितना भी खाना बन रहा है वो सब किसकी वजह से बन रहा है, वो लीव्स की वजह से बन रहा है। तो लीव्स कैसे बनता है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो जो लीव होती है वो क्या, वो तो पेड़ों में लगी रहती है। तो इसमें क्या पड़ता है कि जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट लीव में पड़ती है, पत्ती में पड़ती है। और जो लीव होती है उसको हम लोग, उसमें क्या बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे।
और उनमें जाकर के गार्ड सेल्स लगे रहते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो कि पोर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। यानी कि गार्ड सेल्स होते हैं, वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो उसमें जो होती है, जो सनलाइट है वो जब जाती है वेसल्स पाइप से, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लीव्स होती है उनमें क्या एक ग्रीन पिगमेंट होता है, एक हरे कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से लीफ का कलर भी ग्रीन दिखता है। उस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ जो है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच अपीयर लीफ ग्रीन, यानी कि जिसकी वजह से जो हमारी पत्ती है वो हरी कलर की दिखाई देती है। तो क्लोरोफिल का ये जो काम होता है वो ये होता है कि क्लोरोफिल ये जो एनर्जी होती है, मतलब कि जो सन लाइट होती है, इसकी एनर्जी को क्या कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि ये एनर्जी को क्या सिंथेसिस प्रिपेयर कर लेते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आई, और वाटर ये लोग कहाँ से, स्टेम से ले लेते हैं, रूट से अपने, ठीक है, रूट से स्टेम में आ जाती है, फिर ये लीव्स में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे इनका क्या सिंथेसिस होने लगता है, कंबाइन होने लगता है सारा चीज़, और क्या होता है कि इनके न्यूट्रिशन बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि सनलाइट में वो पड़ते, लीव्स में सनलाइट पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और नीचे से वाटर जो है वो जाता है, और इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस है ये खाली प्लांट्स के लिए नहीं, ये सारे ह्यूमंस जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं इस अर्थ में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, वो उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये कैसे इम्पॉर्टेंट है ये तो देखो, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इनटेक कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर ले लेते हैं, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। यानी कि जब हम लोग इनहेल करते हैं और जब एक्सहेल करते हैं, तो हम लोग क्या ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और इसमें थोड़ा सा 0.02% हम लोग क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं हर बार में, ठीक। तो उसी में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रख लेते हैं, और उनसे क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसको बाहर छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो सबके लिए क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन होता है वो क्या वो रिलीज होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी थी। Perform iodine test with a leaf of both the plants as you did in class 6. Record your result. Leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days, and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown, and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 में एक आयोडीन टेस्ट करा था अपने सेकंड चैप्टर में, तो उसमें क्या था कि जो आयोडीन टेस्ट था उसमें हम लोगों ने एक पत्ती ली थी, एक लीव ली थी, और उसमें क्या करा था, उसमें हम लोगों ने आयोडीन सॉल्यूशन को डाल दिया था। फिर उसको 3 से 4 दिन तक रखा था। उसके बाद क्या हुआ था कि उस पत्ती में क्या कुछ चेंजेस आए थे। तो उन चेंजेस को क्या हम लोगों को, मतलब कि वो एक्टिविटी हम लोगों को फिर से करनी है, और इस बार जो चेंजेस आए
उन चेंजेस को क्या हम लोगों को अपनी नोटबुक में लिखनी है। फिर क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जो लीव्स होंगी वो ग्रीन तो दिखेंगी, साथ में क्या इनमें और भी अलग अलग पिगमेंट के पैचेस आ जाएंगे, तो उनको क्या भी हम लोगों को लिखनी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, जैसे कोई पॉन्ड्स होता है या लेक्स होता है, ठीक है, तो जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कभी कभी वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कुछ ऐसे लग जाता है नदी में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एल्गी कहते हैं। एल्गी वो इसलिए होता है क्योंकि वो एल्गी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एल्गी को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये हम लोग क्लास 8th में आकर के पढ़ेंगे अपने सेकंड चैप्टर में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये ग्रीन ग्रीन होता है। ग्रीन ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें खाली क्लोरोफिल रहता है, जिसको क्या, जो कि क्या करता है, इसका कलर ग्रीन कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen, and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contains nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? Recall that nitrogen is present in abundance in gases from in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसा कि हम लोगों ने अभी इसके बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा, तो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स बने रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सब आप 9th क्लास में आकर के पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आकर के। तो इनको क्या, इन सब चीज़ों को यूज़ करके बनाया जाता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट। लेकिन जो प्रोटीन्स होता है वो क्या, वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस से बने होते हैं, जिनमें क्या नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन सब्सटेंसेस मतलब कि नाइट्रोजन से वो बने हुए होते हैं। कैसे, अब नाइट्रोजन वहाँ पे कैसे आया, तो देखिए, जो आप लोगों को पता होगा कि जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ में नाइट्रोजन का भी क्या बहुत बड़ा हाथ होता है। नाइट्रोजन भी क्या, उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन हम कहाँ से लाएंगे, तो देखिए, एक तो होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ये आपको 8th क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या करता है कि वो एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन है, कितने 78% का नाइट्रोजन है। ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 78% नाइट्रोजन है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये जो हमारे प्लांट्स है ये क्या डायरेक्ट ले नहीं पाते, तो इनको कैसे मिलेगा, तो इनमें क्या होता है कि इनके रूट्स में क्या एक राइबोसोम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाता है, जो कि क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको क्या उसको ले लेता है, और ये क्या उनकी रूट्स में आकर के क्या मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स की रूट्स में आकर के प्लांट्स के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है। लेकिन ये तो हो गया एक चीज़। दूसरा जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है,
अब जो हमारा दूसरा मेथड है जो हमारी बुक में, वो ये होता है कि जो फार्मर्स होता है वो फर्टिलाइज़र जब डालते हैं तो वो नाइट्रोजनस, उसमें नाइट्रोजन जो होता है उसके कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो नाइट्रोजन की जो कमी थी वो क्या, वो फुलफ़िल हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसे भी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, they cannot synthesize food. How do they survive and form? Where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branched structure twinning around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascata Amar Bale. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plants on which it is climbing. The plant on which it's climbing is called the host, since it deprives the host of valuable nutrients here which are directed downwards. When an insect lands on in the pitcher, the lid closes and the insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. Is it possible that Is it possible that such plants do not get all required nutrients from the soil in which they grow? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, ओ सॉरी, तो यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ी हो गई। अच्छा, छोटी सी क्या बोले, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि इस पैराग्राफ से हम लोगों को इस पैराग्राफ में आना था। तो आपको तो समझना है, पढ़ तो मैं रहा हूँ तो मैं तो समझ जाऊँगा, ठीक फ्रेंड्स, तो थोड़ा और वेट करें। Cascata is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasite? You should think about it and discuss with your teacher. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करा था, हाँ यहाँ से स्टार्ट करा था कि यहाँ पर कुछ, अब देखिए जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स होते हैं और वो सब किसमें ग्रीन कलर की होती है। तो इसमें ये बात है कि सारे प्लांट्स जो हैं उनमें उनमें क्लोरोफिल होता है सारे प्लांट्स के लीव में, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक, इसमें क्या है एक्सेप्शन कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ये जो क्लोरोफिल है हमारा, वो इनमें क्लोरोफिल नहीं है। तो अब वो लोग अब देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी कि अपने खुद के खाने बनाने के लिए क्लोरोफिल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर बोला जाए किसी इंसान को ज़िंदा रहना तो उसमें क्या, तो उसका हार्ट, उसका दिल बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कराना है तो प्लांट में क्या, क्लोरोफिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट से एनर्जी वही कैप्चर कर पाता है। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या नहीं होता, प्लांट्स में भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो वो लोग कैसे करेंगे, तो वो लोग प्लांट्स होकर भी क्या, और हेट्रोट्रॉफिक मोड्स को क्या चूज़ क्या करेंगे, होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा कि हेट्रोट्रॉफिक में क्या होगा कि वो लोग क्या, जैसे एक प्लांट है जिसका नाम है कसकटा, ठीक है, तो उस कसकटा को हिंदी में कहते हैं अमरबेल। एक टाइप की एक बेल है, क्रीपर है, जिसमें क्या होता है, जिसकी खुद की वो नहीं होती, स्टेम नहीं होती और ना ही क्लोरोफिल होता है। तो उसमें क्या होता है
कि जो क्रीपर है या ये कसकटा है, ये अमरबेल, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या ऐसे ऊपर चढ़ जाती है, यानी कि उसके ऊपर क्या ऐसे लेट जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे इस ट्री के ऊपर देख पा रहे होंगे, इस ट्री की जो लीव्स है वो ये हैं, लेकिन ये जो आपको ये थोड़ा ये चाउमीन चाउमीन सी लग रही होगी, वो कौन है? वो ये कसकटा है, अमरबेल है। ये किसमें? अपने प्लांट्स पे चढ़ी हुई है। तो इस प्लांट्स की ये जो पेड़ है, इसकी पत्तियां जो फोटोसिंथेसिस करती होंगी, वही न्यूट्रिशंस क्या इसको भी जाता होगा। तो इसको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। यानी कि देखिए, होस्ट किसको कहते हैं? अब यहाँ पे दो टर्म आई है, एक टर्म आई है पैरासाइट और एक टर्म आई है होस्ट। तो देखिए, पैरासाइट किसे कहते हैं? तो देखो, पैरासाइट उसे कहते हैं जो खुद खाना नहीं बनाता, यानी कि पैरासाइट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो खुद खाना ना बना करके दूसरों में क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं, मतलब कि डिपेंडेंट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स। और होस्ट क्या होता है? होस्ट वो एनिमल्स होते हैं जिन पर निर्धारित होते हैं, यानी जिन पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एक पेड़ है तो पेड़ होस्ट है, और ये जो अमरबेल है ये पैरासाइट है। ठीक फ्रेंड्स। तो पैरासाइट क्या होते हैं? जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, और होस्ट कौन होता है? जो अपना खाना बना करके उनको भी खिलाते हैं। तो ये तो हो गई इनकी बात। लेकिन अब यहाँ पर क्या एक और प्लांट्स आता है। ठीक, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा ओमनीवोरस, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। तो इन सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, कार्निवोरस वो होते हैं जो मीट्स खाते हैं, वो एनिमल्स। ठीक फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और वोरस नाम का पढ़ेंगे, वो है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ये न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस ये सब नहीं खाते, वो भी क्या प्लांट्स हो करके भी क्या वो लोग शिकार करते हैं। शिकार मतलब कि अभी मैंने आगे बोला था, फिर बाद में मना कर दिया था, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि क्या शिकार करते हैं। तो किसका शिकार करते हैं? वो शिकार करते हैं एनिमल्स, इंसेक्ट्स का। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। जैसे कि आप लोग ये वाली पिक्चर को देख पा रहे होंगे, ये क्या एक पिचर प्लांट है। ठीक, तो पिचर प्लांट क्या करता है कि इसका एक जग लाइक का स्ट्रक्चर होता है। कैसा उसका जग लाइक का होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या एक बैग जैसा है। ठीक, तो ये जो इतना बड़ा यहाँ पर एंट्रेंस है, यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो ये क्या तुरंत बंद हो जाता है। ये ऊपर से मतलब कि इसमें बैठ के अंदर चला गया तो ये बंद हो जाएगा तुरंत। बंद हो जाने के बाद इसके अंदर ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पे ये खाली स्पेस है। ये जो ऊपर का लाइट ग्रीन एरिया है, ये थोड़ा यहाँ पे पूरा स्पेस है। लेकिन ये जो नीचे से थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा आता है, ये पूंछ तक इसकी, इनमें क्या होता है? इनमें डाइजेस्टिव जूस भरा रहता है, जिससे क्या होता है कि जैसे इसमें प्लांट आएगा तुरंत बंद हो जाएगा। फिर डाइजेस्टिव जूस आएंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा? यहाँ पे जो प्लांट्स होगा उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मतलब कि इंसेक्ट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और वो उसको खा लेगा। तो इस टाइप के भी क्या कुछ प्लांट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेप्रोट्रॉप्स। तो अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what types of nutrients they need to survive and from where they get them. यहाँ पे क्या एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2। तो उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार कुछ ज्ञान की चीज़ मिल जाएगी। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर लीव्स इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in notebook. You will see cotton-like threads spread on the piece of bread. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को एक ब्रेड ले लेनी है, फिर उसको क्या थोड़ा मॉइस्चर दे देना है, फिर उसके 2 से 3 दिन के लिए क्या उसको रख देना। उसके बाद क्या ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी और उसमें क्या होगा कि थोड़े थोड़े ग्रीन पैचेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा
कि उसमें फंगी या तो फंजाई उसको कहते हैं, वो लग जाएगा। ये भी आप लोग क्या 8th क्लास में पढ़ेंगे आकर के। वो ग्रीन पैचेस को क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई, यानी कि जो ग्रीन ग्रीन पैचेस होते हैं इनको क्या कहा जाता है, फंगी कहा जाता है, फंजी। ये भी क्या एल्गी की तरह माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये हम लोग 8th क्लास में आकर के अच्छे से बिल्कुल पढ़ेंगे। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrients in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrients are called saprotrophs. Fungi also grow on pickles, leather, cloths, and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the maniac of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now, can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने एक्टिविटी में देखा कि हम लोगों ने एक ब्रेड को क्या गीला करके 2 से 3 दिन के लिए रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें ग्रीन पैचेस पड़ गए, और उन ग्रीन पैचेस किसकी वजह से पड़े, वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की वजह से पड़े, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फंगी। फंगी की वजह से क्या हो गया कि वो ग्रीन पैचेस हो गए। तो फंगी कैसे आए, तो देखिए, तो जो हमारा ब्रेड थी उसको हम लोग गीला करके उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सब क्या, वो तो ख़त्म हो गए। वो ख़त्म होने की वजह से क्या, एक तरह से वो डेड हो गया। डेड होने के बाद उसमें क्या पड़ गए, फंगी पड़ गए। फंगी पड़ने की वजह से क्या हो गया, वो तो और ख़राब हो गया। तो फंगी क्या हुआ, एक सैप्रोट्रॉफ हुआ, यानी कि सैप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर पड़ते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कोई एनिमल है, ठीक, वो मर गया और उसकी बॉडी क्या बहुत दिन से पड़ी है, तो उससे क्या बदबू आने लगती है, ठीक है। तो क्यों आती है, लोग कहते हैं इसमें कीड़े पड़ गए। कीड़े पड़ गए मतलब कि इसमें क्या सैप्रोट्रॉप्स एनिमल्स पड़ गए, सैप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म पड़ गए, जो इसको क्या खाकर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और ये क्या, ये जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, क्योंकि पहला तो ये लोग क्या एकदम क्लीन कर देते हैं सारा एनवायरनमेंट हमारा, ठीक। और ये जैसे कि किसी ये फील्ड में पड़ गया है तो वहाँ पे जा कर के जब इसे ख़त्म करेंगे, मैन्योर भी इनसे बनता है। ये सब 8th क्लास की बात है, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे चीज़ें जो स्पॉइल हो जाती है, तो ये जो हमारे सैप्रोट्रॉप्स होते हैं ये खाली मरे हुए चीज़ों पर ही क्या अटैक करते हैं, ठीक फ्रेंड। अब हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ेंगे सिम्बायोसिस के बारे में, कि हम लोग अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कैसे करें। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the root of plants. The plants provide nutrients to the fungus, and in return the fungus provides water and certain nutrients. In organisms called lichens, a chlorophyll contain partner which is a alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga, and in return the alga prepares and provide food to the fungus. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यानी कि कुछ जो सैप्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या, वो साथ में रहते हैं, यानी कि वो लोग एक ही साथ रहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है सिम्बायोसिस, यानी कि वो दो सैप्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं, अपना खाना, अपना घर, अपनी जायदाद दौलत आपस में शेयर करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए फंगी और एल्गी का, तो फंगी और एल्गी जब साथ में रहते हैं तो उसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं।
जिसकी वजह जिसमें क्या होता है कि जो फंगी होता है वो अपना घर, अपना जो शेल्टर है वो एल्गा, यानी कि एल्गी भी कहते हैं, एल्गा इनको क्या प्रोवाइड करता है। और जो एल्गा होता है वो खाना बनाता है और इनको फूड देता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि दोनों को क्या अपना अपना काम है, दोनों साथ में रहते हैं, एकदम भाईचारा ऑन टॉप, मतलब कि सब बढ़िया प्यार से आपस में रहते हैं। ये क्या होता है, ये सिम्बायोसिस होता है, सॉरी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil, तो इसे भी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants. Usually, plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide they need. Nitrogen is a soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form, but rhizobium cannot. The roots of gram, peas, moong, beans, and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. The association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers fertilizers. Plants are grown. Most of the pearls that are obtained from leguminous plants. In this chapter, you learn that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि कहा जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन होता है और भी जो अदर फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या, वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं जैसे कि NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इसमें क्या होता है कि इनसे क्या इनकी सारी पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे उगते हैं जिनको कोई उगा नहीं रहा होता, तो उनमें कौन नाइट्रोजन देगा? तो उनमें हमारा एक बैक्टीरिया देता है, जिसके बारे में बैक्टीरिया देता है, जिसका अभी हम लोगों ने क्या इस बुक से पहले हम लोगों ने क्या उसमें डिस्कशन कर लिया था, जिसका क्या नाम है, राइजोबियम नाम है, ठीक है। तो राइजोबियम क्या करता है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद क्या वो आकर के कहाँ उनके रूट में रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन पहुँच जाती है। और इसके बदले में क्या कहते हैं प्लांट्स, इसके बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो राइजोबियम को क्या करते हैं, वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी क्या एक टाइप से सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रहे होते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब क्या ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन जो थोड़े प्लांट्स होते हैं वो क्या वो हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन प्लांट्स को क्या हम लोग कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि ये प्लांट्स ऑल प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफ। जैसे कोई ऑटोट्रॉफ, जैसे आपके पास कोई आए और बोले ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, तो आपको बोल देना है कि पिचर प्लांट क्या होता है, ठीक है। फिर बोल देना है कसकटा अमरवेल क्या होता है, तो वो क्या है वो शर्मा जाएगा, ठीक, और भाग जाएगा वहाँ से।
तो ये सब चीज़ें हो गई। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स कैटेगराइज है हेटरोट्रॉफ्स की तरफ और कुछ है ऑटोट्रॉफ्स की तरफ। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जिसके कुछ कीवर्ड्स हैं उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या है, ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉफ्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशियन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक एंड स्टोमेटा। तो ये इसके कुछ कीवर्ड्स थे जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म हैं, और इन लोगों को भी क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स ये व्हाट यू हैव लर्न, इसको भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसमें हम लोगों ने पढ़ेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ये एक तरह से इसकी क्या पूरी समरी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।